देखते बैठे देख रहिए कि ड्यूटी चल रहा है। ठीक, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने क्या किया था, बाइंडिंग एनर्जी तक पढ़ लिया था। बाइंडिंग एनर्जी में हमने क्या पढ़ा था कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू होल्ड द न्यूक्लियॉन्स inside the nucleus। ठीक, the energy required to hold the nucleons inside the nucleus is called binding energy। या इसके अलावा और भी क्या बोल सकते हैं, the energy required to stable the nucleus, the energy required to stable the nucleus is called binding energy। ठीक, is called binding energy। ठीक, इसके बाद हमने बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम आई थी, ऑफ एटम क्या आई थी? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम E इज इक्वल टू ZmH प्लस A माइनस Z Mn माइनस Me इंटू सी स्क्वायर। ये एटम के लिए आई थी। और न्यूक्लियस के लिए क्या आई थी? न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी क्या आई थी कि E इज इक्वल टू ZMP प्लस A माइनस Z Mn माइनस Me डैश इंटू सी स्क्वायर। यही आई थी, यानी कि थ्योरेटिकल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास इंटू सी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था इसके लिए हमारा? E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम इसके लिए क्या था? ZmH प्लस A माइनस Z MP Mn और माइनस Me। ठीक, इसके लिए इसमें इलेक्ट्रॉन का मास डिटेक्ट हो जाएगा, तो केवल क्या रह जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन और माइनस एक्सपेरिमेंटल मास और इनटू सी स्क्वायर। सी इज द स्पीड ऑफ, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। ये हमने कल तक पढ़ लिया था कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करने के लिए, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को रोके रखने के लिए, बांधे रखने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। या किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए जो एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम में हमने क्या बताया था? फॉर्मूला क्या आया था? E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम है मास डिफेक्ट, तो एटम का मास डिफेक्ट है मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एक्सपेरिमेंटल मास। तो भाई डेल्टा एम की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दिया। ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम हो गया। सिमिलरली बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस के लिए क्या करेंगे? मास डिफेक्ट इन न्यूक्लियस इनटू सी स्क्वायर। ठीक, ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? आगे है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज द डेविएशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मास। इट इज द डेविएशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मास विद, it is the ratio of deviation of it. It is the ratio of deviation of experimental mass with the deviation of experimental mass with the atomic mass to the atomic mass ठीक, जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल मास का एटॉमिक मास के साथ जो डेविएशन होता है उसका एटॉमिक मास के साथ रेशियो को हम क्या बोलते हैं?
पैकिंग फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं किससे? F से। ठीक, तो F इजिकल टू क्या हो जाएगा? डेविएशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मास विद मास नंबर अपॉन मास नंबर। डेविएशन का मीन्स क्या होता है? डिफरेंस। डेविएशन का मतलब डिफरेंस। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मास क्या है? me। F इजिकल टू क्या हो जाएगा? me। एक्सपेरिमेंटल मास क्या हो गया? me। मास नंबर A यानी me माइनस ये क्या हो गया? डेविएशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मास विद द मास नंबर me माइनस A अपॉन में क्या है? मास नंबर A। दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन। F इजिकल टू me माइनस A अपॉन A। फिर से नोटेशन देख लो, me इजिकल टू क्या है? me है एक्सपेरिमेंटल मास, ठीक, A है एटॉमिक मास नंबर और F क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक, F क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक, फिर से सुन लो, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल मास का मास नंबर के साथ जो डिफरेंस होता है, एक्सपेरिमेंटल मास का मास नंबर के साथ डिफरेंस का मास नंबर के ही साथ जो रेशियो होगा उसे हम क्या बोल देंगे? पैकिंग फ्रैक्शन। इट इज द रेशियो ऑफ डेविएशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मास विद द एटॉमिक मास टू द एटॉमिक मास। ठीक, डेविएशन किसके साथ है? एक्सपेरिमेंटल मास का एटॉमिक मास के साथ, और फिर उसका रेशियो किसके साथ भी है? एटॉमिक मास के साथ। ठीक, तो डेविएशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मास विद मास नंबर, या ये क्या डेविएशन ना लिखना चाहो तो डिफरेंस लिख लो, डिफरेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मास एंड मास नंबर टू द मास नंबर। ठीक, तो F इजिकल टू क्या हो गया? me माइनस A अपॉन A। me है एक्सपेरिमेंटल मास, A है एटॉमिक मास नंबर और F क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक, ये हो गया पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक, और बाकी तुमने पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब एक चीज तुमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पढ़ रखा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब कि किसी भी जो आपके पास जो स्ट्रक्चर है, जो आपके पास जैसे डायमंड स्ट्रक्चर है, डायमंड क्रिस्टल है, क्रिस्टल में अमाउंट कितना है मटेरियल का। ठीक, किसी भी क्रिस्टल में या किसी भी जो स्ट्रक्चर दिया हो उसमें मटेरियल का अमाउंट कितना है उसे हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक, तो एक्सपेरिमेंटल मास एटॉमिक मास का डिफरेंस को एटॉमिक मास के साथ रेशियो करते हैं, वो क्या आ जाएगा? पैकिंग फ्रैक्शन। अब इसे ले लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये जो इक्वेशन आई है F इजिकल टू me माइनस A अपॉन A, इस इक्वेशन को क्या ले लें? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, इसे आगे फर्दर क्लासीफाई करें तो क्या आएगा? देखो यही इक्वेशन है, इसमें क्या करें? इसके जो डिनोमिनेटर है A, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें F के साथ, तो क्या हो जाएगा? F A इज इक्वल टू me माइनस A, M कैपिटल E सफिक्स में एक्सपेरिमेंटल मास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट F इज इक्वल टू me माइनस A। ठीक, ये जो A इधर माइनस का इधर ले आए प्लस। देख लो फिर से यहाँ वाला पार्ट देखना। ठीक, F इजिकल टू ये यहाँ इधर डिनोमिनेटर में, इधर जब मल्टीप्लाई होगी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इसके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, यानी FA हो जाएगा। FA इजिकल टू me माइनस A। अब इस A को इस साइड लेके आएंगे, LHS में लेके आएंगे तो RHS में वो माइनस का है, LHS में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी FA प्लस A इजिकल टू me। ठीक, इधर माइनस का था RHS में, LHS में जब आया तो वो प्लस का हो जाएगा, तो me इजिकल टू क्या हो जाएगा? FA प्लस A। अब इन दोनों में क्या करें? A कॉमन ले लें, या पहले ऐसे लिख लो me इजिकल टू FA प्लस A। ठीक, अब इन दोनों में A कॉमन ले लें, A कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? me इजिकल टू F प्लस 1 इंटू A। ठीक, कोई प्रॉब्लम किसी को? केवल हमने इसमें से क्या किया? A कॉमन लिया, F, तो यहाँ इसकी जगह F रहेगा, इसकी जगह 1 रहेगा, A कॉमन आ गया। ठीक है, इसे ले लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, इसे ले लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो फ्रॉम
एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी। एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी हम लोगों ने अभी कल ही निकाली थी, कल हमने फॉर्मूला निकाला था। तो एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी क्या आई थी? एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी क्या आई थी? अभी मैंने इससे पहले फॉर्मूला भी लिखा था उसका, ZmH प्लस A माइनस Z Mn और माइनस MEc², यही आई थी। अभी अभी लिखा था ना मैंने, देख लो पीछे नोट्स में अपने। यहाँ ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हो गया, ये हो गया मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये एक्सपेरिमेंटल मास, और C मल्टीप्लाई हो गया, C² मल्टीप्लाई में हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी क्या है? डेल्टा M C²। डेल्टा M की वैल्यू ये पूरी हो गई, C² मल्टीप्लाई में है तो C² हो गया। ठीक, अब यहां हमने देखो हमारे पास इक्वेशन सेकंड है, सेकंड में Me की वैल्यू दी हुई है ना, M इक्वल्स टू F+1 इंटू A। ठीक है, M इक्वल्स टू F+1 इंटू A। तो ये जो Me की वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर लो, इस इक्वेशन को ले लो थर्ड, देख लो। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, on putting the value of Me यानी experimental mass in equation third from second। ठीक, सेकेंड इक्वेशन से Me की वैल्यू उठा के हम कहाँ रखते हैं? थर्ड इक्वेशन में। अब तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा? Me की जगह पे ये आ जाएगा F+1 इंटू A, पुट कर दो। V इज इक्वल टू ZmH प्लस A माइनस Z Mn माइनस AF+1, ये MH की वैल्यू हो गई, इंटू C²। ठीक है, कुछ नहीं किया है, केवल Me की वैल्यू यहाँ से उठाई है, यहाँ पुट कर दी है। यहाँ AF+1 लिखा हुआ, यहाँ F+1 इंटू A लिखा हुआ, यहाँ मैंने रिवर्स ऑर्डर में कर दिया है। AF+1 मल्टीप्लिकेशन में है तो ऑर्डर रिवर्स होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम उसका ऑर्डर रिवर्स कर सकते हैं। ये होगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम। ठीक, अब इसमें क्या करें? पूरी इक्वेशन को हम A से डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को A से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? E इक्वल्स टू Z/A MH प्लस A माइनस Z/A Mn और माइनस F+1 इंटू C²। ठीक है, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम। ठीक, अब ये तो था कि मास हमने किलोग्राम में लिया हुआ है तब। ठीक, अगर मास हम एटॉमिक मास यूनिट में ले लें, AMU में ले लें, तब क्या होगा? कल भी हमने किया था कि एटॉमिक मास यूनिट में जब हम मास लेते हैं तो C² रिमूव हो जाता है। जब एटॉमिक मास यूनिट में हम मास लेते हैं तो C² रिमूव हो जाता है। तो यहाँ भी जब मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट में हम मास लेंगे तो C² रिमूव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इफ मास इज टेकन इन एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU, देन E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? Z/A MH प्लस A माइनस Z/A Mn माइनस F+1। ठीक, अब कुछ बुक्स में देखोगे, प्रगति प्रकाशन वाले में देखोगे तो यहाँ E/A भी हो सकता है, यहाँ भी होगा, क्योंकि A से डिवाइड तो हमने पूरे में किया था ना। तो डिवाइड पूरे में किया था तो यहाँ भी A आएगा, लेकिन अगर उसमें हम रख लेंगे तो एनर्जी रिमूव होगी, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इसलिए हम इसे हटा देते हैं। ठीक, उसमें रखने ना रखने में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इसलिए हम इसे रिमूव कर देते हैं। ठीक, तो ये हो गई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम इन टर्म्स ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक, पैकिंग फ्रैक्शन की टर्म्स में ये क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम। अब पैकिंग फ्रैक्शन की टर्म में बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस निकालें। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस in terms of पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक, तो वो जो हमारे पास इक्वेशन आई थी ना भाई, Me, ये सेकंड वाली, ये वाली इक्वेशन, Me इज इक्वल टू F+1 इक्वल्स टू A।
सॉरी एम इक्वल्स टू ए इंटू एफ प्लस वन, ये इक्वेशन हमारे पास है। इसी इक्वेशन को जो हमने बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस निकाली थी, क्या निकाली थी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस? जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, ए माइनस जेड एम एन और माइनस एम ई डैश इंटू सी स्क्वायर, यही निकाली थी ना हमने। इसी को तो यही बाइंडिंग एनर्जी हमने कल निकाली थी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो इसमें भी क्या करें, ये जो एम ई है इसकी वैल्यू उठा के ये पुट कर दो बस, ठीक। जो एम ई आया है वो उठा के ये वाला पुट कर दो, तो फिर से वही निकल जाएगी ई इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस ए एफ प्लस वन इंटू सी स्क्वायर, ठीक। अब फिर से जो इसमें काम किया भाई इसमें करें, ए से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ए से डिवाइड करेंगे तो ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जेड अपॉन ए एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एफ प्लस वन इंटू सी स्क्वायर, ठीक। ये होगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इन टर्म्स ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। लेकिन ये इसमें मास किस में लिया है, किलोग्राम में। If mass is taken in AMU, एटॉमिक मास यूनिट में अगर लिया गया है तब क्या हो जाएगा, वही सी स्क्वायर रिमूव हो जाएगा। तो E इक्वल्स टू जेड अपॉन ए एम पी प्लस ए माइनस जेड अपॉन ए एम एन माइनस एफ प्लस वन एंड दैट्स ऑल। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इन एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। इसमें कोई दिक्कत हो तो फिर से रिमूव जो बता देना, मैं दोबारा चला दूंगा इसे, वीडियो बैक कर दूंगा। फिर से मैं बता रहा हूं कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। पैकिंग फ्रैक्शन इज द डेविएशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मास टू द मास नंबर। पैकिंग फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ डेविएशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मास टू द मास नंबर विद मास नंबर, ठीक। वो पैकिंग फ्रैक्शन होगा, यानी कि मास नंबर और एक्सपेरिमेंटल मास का जो डिफरेंस होगा उसे मास नंबर के साथ ही उसका हम रेशियो ले लें तो वो पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। फिर से वही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला है F इक्वल्स टू एम ई माइनस ए, ये डिफरेंस ऑफ F इक्वल्स टू एम ई माइनस ए, F इक्वल्स टू एम ई माइनस ए अपॉन ए, ठीक। ये फॉर्मूला अभी हमने लिया था ना, यही दिस इज द डिफरेंस ऑफ मास एक्सपेरिमेंटल मास टू द मास नंबर, और रेशियो किसके साथ ले लिया गया, मास नंबर के साथ। फिर हमने क्या किया, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया F इज इक्वल टू एम ई माइनस ए, ठीक। इस माइनस ए को उधर ले जाएंगे तो प्लस ए, एफ ए प्लस ए इक्वल्स टू एम ई, ठीक। अब इन दोनों में ए कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू एफ प्लस वन इंटू ए। ये एक्सपेरिमेंटल मास की वैल्यू हो गई। अब इसके बेस पे हम बाइंडिंग एनर्जी निकालें तो एटॉमिक फ्रॉम एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी क्या है, डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम की वैल्यू एटम में क्या होती है, जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन और माइनस एम ई इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हम एम ई की वैल्यू, ये जो हमें पता लगी हुई है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस ए एफ प्लस वन इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। अब पूरी इक्वेशन को हम क्या करें, अगर यहाँ भी छोड़ देंगे तब भी आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इस लाइन पे अगर हम छोड़ेंगे तो आंसर तब भी यहीं पे डेरिवेशन खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें कि अगर हम छोड़ दें यहाँ एक और डिवाइड करना जरूरी है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हमने डिवाइड किया तो जेड अपॉन ए एम एच प्लस ए माइनस जेड अपॉन ए एम एन माइनस एफ प्लस वन इंटू सी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है वो किलोग्राम के लिए, अगर एटॉमिक मास यूनिट में लेना है तो सी स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या रह जाएगी, जेड अपॉन ए एम एच प्लस ए माइनस जेड अपॉन ए एम एन माइनस एफ प्लस वन, ठीक। अब न्यूक्लियस के लिए यही करना है, सेम चीज न्यूक्लियस के लिए करनी है। तो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी में जो मास डिफेक्ट होता है वो क्या होता है, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ई डैश इंटू सी स्क्वायर। तो ये मास डिफेक्ट इस सी स्क्वायर, अब इसमें फिर से एम ई डैश की वैल्यू हम ये वाली पुट कर दें, ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वही केवल इसकी जगह ए एफ प्लस वन ही आ जाएगा, बाकी सारा सेम है। ए से फिर से डिवाइड कर दो। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस है इन द टर्म्स ऑफ
इन द टर्म्स ऑफ पैकिंग फ्रिक्शन। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं हम, इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। क्या है बाइंडिंग एनर्जी कर्व? देखो बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या है कि एक कर्व ड्रॉ किया गया बिटवीन द मास नंबर एंड बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर के बीच एक कर्व ड्रॉ किया गया, उस कर्व को ही हम क्या बोल देते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कर्व। क्या बोल देते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ठीक, द कर्व ड्रॉन बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी एंड मास नंबर इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी कर्व। और ये कर्व बताता क्या है कि सारे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में डिफाइन करता है। ये कर्व क्या करता है? सारे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में डिफाइन करता है कि कौन सा एटम कितना स्टेबल होगा। ठीक, इस कर्व को 3 पार्ट में बांटा गया। फर्स्ट रीजन ये है, सेकंड रीजन ये है, दिस इज सेकंड रीजन, और बचा हुआ थर्ड रीजन ये है। ठीक, इस कर्व को 3 रीजन में डिफाइन किया गया, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। फर्स्ट रीजन में जो था वो एटॉमिक मास 0 से लेके 40 तक लिया गया। ठीक है, फर्स्ट रीजन में जो एटॉमिक मास लिया गया वो 0 से 40 तक लिया गया। दूसरा जो सेकंड रीजन है उसमें एटॉमिक मास 40 से लेके 120 तक लिया गया, और तीसरे वाले में 120 से ज़्यादा लिया गया। ठीक, पहला रीजन ऐसे मटेरियल्स का है, ऐसे न्यूक्लियस का है जिनका एटॉमिक मास 0 से लेके 40 तक है। दूसरा जो रीजन है उसमें ऐसे न्यूक्लियस आएंगे जिसका एटॉमिक मास 40 से लेके 120 तक है। और तीसरा रीजन ऐसे न्यूक्लियस आएंगे जिनका जो एटॉमिक मास है वो 120 से ज़्यादा है। ठीक, ये जो बीच में पीक मिली हुई है ये हाईएस्ट स्टेबल न्यूक्लियस की है, और ये है 26Fe56। ठीक, ये जो पीक मिली हुई है, ये जो पीक है ये बताती है कि यहाँ पे जो एटम होगा या जो न्यूक्लियस होगा वो हाईली स्टेबल होगा, और वो जो न्यूक्लियस है वो कौन सा है? 26Fe56, यानी ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेबल या सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है। इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसी भी न्यूक्लियस की नहीं है, मतलब इसे अनस्टेबल करना, इसे ब्रेक करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक, और इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो कितनी होती है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.8 MeV, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो इस कर्व को हम फिर से बताते हैं। कर्व है क्या कि एक कर्व ड्रॉ किया गया बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर के बीच, इसी कर्व को हम बोल देते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ये कर्व बताता क्या है? ये कर्व ड्रा क्यों किया गया? ये कर्व इसलिए ड्रा किया गया क्योंकि जो डिफरेंट न्यूक्लियस है उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बता सके कि कौन सा एटम कितना, कौन सा न्यूक्लियस कितना स्टेबल है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही है तो क्यों हो रही है, कम हो रही है तो क्यों हो रही है। तो ये न्यूक्लियस इस टाइप से बनाया गया। इसमें 3 रीजन बनाए गए, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। फर्स्ट रीजन में जो ऐसे न्यूक्लियस थे जिनका एटॉमिक मास 0 से लेके 40 तक था। सेकंड रीजन में ऐसे न्यूक्लियस थे जिनका एटॉमिक मास 40 से लेके 120 तक था। और थर्ड रीजन में ऐसे न्यूक्लियस थे जिनका एटॉमिक मास 120 से ज़्यादा था। ठीक है, अब एक्सप्लेन करते हैं फर्स्ट रीजन को। फर्स्ट रीजन में 0 से लेके 40 तक, सेकंड रीजन में 40 से लेके 120 तक, थर्ड रीजन में ग्रेटर देन 120। ठीक, अब फर्स्ट रीजन में क्या हुआ? फर्स्ट रीजन को जब देखा हमने तो इसमें हमें कुछ पीक्स मिली, और पीक्स कैसी थी? ये थी 2He4 की। ठीक, ये जो पहली पीक थी वो 2He4 की थी। दूसरी जो पीक मिली वो मिली 4 बेरिलियम 8 की। ठीक, 4Be8 पहली पीक जो थी, फर्स्ट पीक है 2He4 की थी।
दूसरी पीक है 4 बेरिलियम 8 की, बेरिलियम नहीं बोरान है, ठीक। थर्ड है 6 कार्बन 12 की, और फोर्थ पीक जो मिली है वो मिली है 8 ऑक्सीजन 16 की। ये 4 पीक्स मिली है। पहली हीलियम, एटॉमिक नंबर यहाँ से एटॉमिक मास हटा दो, पहली हीलियम की है, दूसरी बोरान की है, तीसरी कार्बन की है और चौथी ऑक्सीजन की है, ठीक है। तो पहले ये जो पीक्स मिली हैं इनका ये बता रही है कि ये जो न्यूक्लियस हैं ये हाईली स्टेबल हैं। इनमें एक स्टेबिलिटी, इनमें एक सिमिलरिटी भी है। देख लीजिए इनके सबके मास नंबर जो है वो 4 के मल्टीपल हैं। पहले का मास नंबर 4, दूसरे का मास नंबर 8, तीसरे का मास नंबर 12, चौथे का मास नंबर 16, पांचवें का भी 20। तो जितने भी ऐसे एटम्स हैं पहले रीजन में 0 से लेके 40 वाले रीजन में, जितने भी ऐसे एटम्स हैं, ऐसे न्यूक्लियस हैं जिनका एटॉमिक मास 4 का मल्टीपल्स है, उनकी पीक्स मिली। और वो जो एटम्स हैं वो हाईली स्टेबल हैं, वो जो न्यूक्लियसेस हैं वो हाईली स्टेबल, यानी जिनका एटॉमिक मास 4 का मल्टीपल है वो हाईली स्टेबल है। और बचे हुए 0 से लेके 40 तक के बीच के जो न्यूक्लियस होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाता है, जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, ठीक। बाकी होते लेस स्टेबल है, इन्हें ब्रेक करना बड़ा आसान काम होता है। तो बस इस रीजन में जो हाईली स्टेबल होते हैं उनके लिए इस रीजन में कुछ हमें 4 पीक्स मिलती हैं। वो 4 पीक्स किसकी है? हीलियम की, बोरान की, कार्बन की और ऑक्सीजन की। ये हाईली स्टेबल है और इनके जो मास नंबर होते हैं वो 4 के इंटीजर मल्टीपल्स होते हैं। 4 2 जा 8, 3 जा 16, 3 जा 12, 4 जा 16, ठीक। तो फर्स्ट रीजन क्या है? 0 से 40 तक। इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। इस रीजन में हमें 4 पीक्स मिलती हैं। वो पीक्स होती हैं हीलियम की, बोरान की, कार्बन की और ऑक्सीजन की। और ये पीक्स जो होती हैं, इस पे जो न्यूक्लियस होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं और इनमें एक ट्रेंड पाया जाता है कि इनके जो एटॉमिक मास होते हैं वो 4 के इंटीजर मल्टीपल होते हैं, ठीक। दूसरा रीजन है 40 से 120 तक। ये हाईली स्टेबल रीजन होता है। इसमें जितने भी न्यूक्लियस पाए जाते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। और सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल न्यूक्लियस होता है 26Fe56, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। दूसरा रीजन जो होता है वो होता है 40 से लेके 120 तक। ऐसा रीजन जिसमें ऐसे न्यूक्लियस जिनका एटॉमिक मास 40 से ज्यादा और 120 से कम होता है, 40 से ज्यादा और 120 से कम होता है, वो हाईली स्टेबल होते हैं। वो सेकंड रीजन में आते हैं और इनमें सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल न्यूक्लियस 26Fe56 होता है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। थर्ड रीजन होता है 120 वाला, ऐसे न्यूक्लियस का जिनका एटॉमिक मास 120 से ज़्यादा होता है। ये जो होते हैं रेडियोएक्टिव मटेरियल होते हैं, तुम्हें पता है 83 से ऊपर वाले जितने भी होते हैं सारे के सारे रेडियोएक्टिव मटेरियल होते हैं। तो ये हाईली डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, मतलब बहुत लेस स्टेबल होते हैं, ठीक। 83 जिनका भी एटॉमिक मास हो पाता है, या 120 से ऊपर वाला 83 एटॉमिक मास नहीं, 83 एटॉमिक नंबर। तो 120 से ऊपर वाले जितने भी एटॉमिक मास के नंबर होते हैं, एटॉमिक मास यूनिट वाले न्यूक्लियस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम स्टेबल होते हैं। इनकी स्टेबिलिटी जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाता है स्टेबिलिटी कम होती जाती है। फिर से मैं इसे एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, फिर से देख लो। बाइंडिंग एनर्जी कर्व, द कर्व ड्रॉन बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी, द कर्व ड्रॉन बिटवीन द बाइंडिंग एनर्जी एंड मास नंबर इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ये कर्व न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को शो करने के लिए बनाया गया था। इसमें 3 रीजन बनाए गए थे, पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन। पहले रीजन में ऐसे मटेरियल्स आए थे जिनमें एटॉमिक नंबर 0 से लेके 40 तक था, एटॉमिक नंबर नहीं सॉरी एटॉमिक मास। दूसरा रीजन जिसका एटॉमिक मास 40 से 120 तक था। तीसरा रीजन था जिसमें एटॉमिक मास 120 से ज़्यादा था। तो पहले रीजन के जो न्यूक्लियस थे वो बहुत कम स्टेबल थे, उनमें की स्टेबिलिटी बहुत कम थी और वो डिसइंटीग्रेट करना उन्हें आसान काम था। अपने आप डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं, उन्हें डिसइंटीग्रेट करना पड़ता है, मतलब तोड़ना पड़ता है। लेकिन इस रीजन में क्या हुआ, कुछ पीक्स मिली थी, ऐसे न्यूक्लियस की पीक्स मिली थी जिनका एटॉमिक मास क्या था? 4 का इंटीजर मल्टीपल था। और ये जो पीक्स जिन मटेरियल्स की मिली थी वो हाईली स्टेबल थे, ठीक है। दूसरा रीजन था 40 से लेके 120 वाला। 40 से लेके 120 वाला, इस रीजन में जो न्यूक्लियस थे वो हाईली स्टेबल थे। इस रीजन के जो न्यूक्लियस थे वो हाईली स्टेबल थे और इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस 26Fe56 था और इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी थी वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। थर्ड रीजन जो था उसमें 120 से ऊपर वाले न्यूक्लियस थे, ऐसा न्यूक्लियस जिनके मास 120 से ज़्यादा हों वो थे और वो स्टेबिलिटी उनकी बहुत कम थी। जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाता है स्टेबिलिटी
कम होती जाती है। ठीक है, इसके नोट्स मैं आपको अभी भेज रहा हूँ।